कि इलेक्ट्रॉनिक है कि ईमेल है कि व्हाटएवर इट इज, और इस चैनल से होते हुए मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। तो जो काम यहाँ सॉरी जो काम यहाँ पे सेंडर करता है वही काम यहाँ पर रिसीवर करता है। जिस तरह से सेंडर ने मैसेज की इनकोडिंग की है, उसी तरह से उन्हीं सिंबल्स को, उन्हीं कनोटेशन को यूज मैम करते हिमांशु हुए का एक्सेप्ट कर रिसीवर लीजिए। मैसेज को डिकोड करता है। किसका कर लिया बेटा? आलोक करना कर लिए? मैम अनुराग कश्यप का नहीं है? मैम हिमांशु शेखर। हिमांशु शेखर हो गया, और अनुराग का नहीं आया है बेटा रिक्वेस्ट। अनुराग का एडमिट रिक्वेस्ट नहीं आई। हम 1 मिनट रुकी जाते हैं। हो गया ना? तो जो काम सेंडर करता है वही काम रिसीवर करता है। So receiver is the object to whom the message is directed. Before the message can be received, the symbols in it must be translated into a form that can be understood by the receiver. जिन सिंबल्स को यूज करके सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, उसी सिंबल्स को उसी फॉर्म में ट्रांसलेट करके रिसीवर डिकोड करता है और मैसेज को समझता है, उसकी मीनिंग इंटरप्रेट करता है और फिर फीडबैक देता है। दिस स्टेप इज द डिकोडिंग। सो डिकोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सिंबल्स यूज्ड इन द मैसेज। सो जो बर्डन ऑफ डिकोडिंग है, बर्डन ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो रिसीवर के एंड पे होता है। तो रिसीवर का काम कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो उसको किस तरह से समझ रहा है, क्या मीनिंग ड्रॉ कर रहा है। अगर सेंडर के इंटेंशन और रिसीवर के मीनिंग इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। सो receiver takes the message and attempts to discover its meaning by analyzing the sender and his intent, by looking at the sender's role, knowledge, experience and authority. ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसीवर मैसेज का इंटरप्रिटेशन करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में करता है कि सेंडर जो है उसका रोल क्या है, किस पोजीशन पे है वो ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको इंटरप्रिटेशन करेगा। सो ही ट्रांसलेट्स द सिंबल आइडियाज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय हिम। दिस रिक्वायर्स दैट द रिसीवर मस्ट बी स्किलफुल इन रीडिंग एंड लिसनिंग एंड मस्ट बी एबल टू रीजन। इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि जैसा सेंडर लर्नर है उसी तरह से रिसीवर को भी स्किलफुल होना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि रिसीवर्स प्रीडिस्पोज्ड एटीट्यूड, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ये बैरियर है, ये नॉइज है, एंड कल्चरल बैकग्राउंड कैन डिस्टॉर्ट द मैसेज बीइंग ट्रांसफर। अब जो रिसीवर है उसका माइंड सेट, उसका एटीट्यूड, उसका मूड स्टेट, ये सारी चीज़ें, जो उसका कल्चरल फैमिलियल बैकग्राउंड, ये जो है वो इसका मैसेज के इंटरप्रिटेशन पे प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर प्रीवियस में हमारा किसी बॉस से एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो अगर हम कहीं और किसी और जगह पे काम करते हैं तो वो जो माइंड सेट है, जो हमारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, कहीं ना कहीं वो हमारे रिसेंट जो करंट बॉस है उससे भी रिलेशनशिप को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करेंगे। तो जो हमारा सोचने समझने का ढंग है
वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करता है। अब हम ये देखेंगे कि जो सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचा, इट इज इन्फ्लुएंसिंग बाय नॉइज। तो ये नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करता है। नॉइज क्या है? नॉइज इज द कम्युनिकेशन बैरियर्स। वो अवरोध है, वो फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बाधा डालते हैं। तो नॉइज क्या है? नॉइज रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स दैट डिस्टॉर्ट द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज। नॉइज की वजह से जो मैसेज है उसकी जो स्पष्टता है वो प्रभावित होती है और रिसीवर उस तरह से मैसेज का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता जिस तरह से सेंडर जिस इंटेंशन से उसको भेजा है। So barriers to effective communication can retard or distort the message and intention of the message being conveyed, which may result in failure of the communication process or an effect that is undesirable। जैसा हमने अभी बताया कि ये जो बाधाएं हैं, ये जो बैरियर्स है, ये कम्युनिकेशन के को प्रभावित करते हैं, उसका बहुत खराब कॉन्सिक्वेंस होता है। और हम लोग अभी देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल नॉइज है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसे जैसे अभी आगे हम देखें, परसेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई, सिमेंटिक डिफिकल्टीज, माने जो भी सिंबल्स यूज किए हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, एंड कल्चरल डिफरेंसेस जो हमारी सांस्कृतिक भिन्नता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे कल्चर में जो एक्सेप्टेबल है कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरी संस्कृति में भी एक्सेप्टेबल हो। इसीलिए जैसा हमने बताया कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए अगर हम किसी दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वी मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कल्चर। हमें उस संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज नॉइज रिपोर्ट? यस मैम, एक शिखा स्वर्णकार का रिक्वेस्ट होगा। अच्छा, तो नॉइज क्या है? ये ऐसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन से बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन के फ्लो को, स्मूथ कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, बाधा डालते हैं, खराब करते हैं। तो टेक्निकली नॉइज इज एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट। यस, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? नहीं मैम, हो रहा है मैम। ये कह रहे हैं कि सिमेंटिक डिफिकल्टीज जो आप कह रही हैं, ये क्या एग्जांपल में? सिमेंटिक डिफिकल्टी का मतलब ये हुआ कि जो भी मैसेज में जो भी कंटेंट है उसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, राइट, किसी पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स हैं अगर हमको नहीं समझ में आ रहे हैं तो दैट इज सिमेंटिक डिफिकल्टी। तो अभी हम अगर पेशेंट, ये डॉक्टर्स और ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कम्युनिकेशन की अगर बात करें कि डॉक्टर्स अगर ऐसा टर्म यूज कर रहा है जिसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं समझ पा रहा, तो वो क्या मेडिसिन लाएगा, क्या मेडिसिन वो करेगा? तो यही आ रहा है। अगर मान लीजिए हम आपकी क्लास में बहुत क्लिष्ट अंग्रेजी में कुछ समझा रहे हैं जिसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक डिफिकल्टी। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उससे मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो टेक्निकली नॉइज क्या है? इट इज एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट अ मैसेज, मैसेज को खराब करती है, प्रभावित करती है,
anything that prevents the receiver from receiving the message, और नॉइज की वजह से रिसीवर मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल इसमें दिया है कि अगर एक से फॉर एग्जांपल कि आप एज एन एम्प्लॉय आप कार में जा रहे हैं, आपको आपके बॉस का फोन आता है, इतना बाहर साउंड आ रहा है, इतना शोर है, आप जाम में फंसे, आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। वो जो लाउड नॉइज है दैट इज क्रिएटिंग बैरियर इन योर कम्युनिकेशन। तो ये कुछ उदाहरण थे, और 4 टाइप्स ऑफ नॉइज है that are spatially relevant, and it is important to identify these types of knowledge and when it is possible to reduce their effect. तो अभी हम लोग 4 मेजर प्रकार के बैरियर्स या नॉइज के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन बैरियर्स को रिमूव करके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सही किया जा सकता है। तो पहला कैटेगरी है नॉइज या बैरियर्स का, दैट इज द फिजिकल नॉइज। इट इज द इंटरफेरेंस दैट इज एक्सटर्नल टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। ये जो स्पीकर है, जो सेंडर है, जो ये रिसीवर, ये फिजिकल नॉइज दोनों को ही प्रभावित करता है। इट इम्पीड्स माने खराब करता है। इट इम्पीड्स द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल और मैसेज, और इस फिजिकल नॉइज की वजह से जो मैसेज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल क्या है? स्क्रीचिंग ऑफ पासिंग कार्स, जैसा हमने भी बताया कि आवाज आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर का साउंड है, इलिजिबल हैंड राइटिंग। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टेक्स्ट दिया, इतना खराब हैंड राइटिंग है, तो आप समझ पाएंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आएगा। इसी तरह से जो फॉन्ट यूज किया वो इतना धुंधला है, इतना छोटा है। इसी से हम लोग जब भी जैसे जब हम लोग रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे आप किसी को कुछ भी, जैसे आप ही कोई ड्राफ्ट लेके हमारे पास चेक कराने आए, तो उसका फॉन्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, फॉन्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ ही ना पाए, पुअर ग्रामर नहीं होना चाहिए, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट इज द पॉपअप एड्स। जब आप मेल खोलते हैं या इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं साइड में कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन। यस मैम। हाँ जी। साइड में आता है कि नहीं? कुछ भी फेसबुक पे आप कोई भी कंटेंट रीड करना चाह रहे हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल, पॉपअप आने लगता है। तो दैट पॉपअप एड्स जो है इलेक्ट्रॉनिक उसमें कम्युनिकेशन में, ये भी एक टाइप का फिजिकल बैरियर है। अब क्लियर हुआ? फिजिकल बैरियर्स मतलब आप ये वो फिजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से आप मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल नॉइज में एक और है जो आज एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मैटर करता है, दैट इज द एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन that makes what you want to find more difficult. खुद आजकल का टाइम क्या है, हम अपना मेल खोलते हैं, इतना ज्यादा जिसको हम लोग कहते हैं गंजार टाइप की इंफॉर्मेशन भरी है, उसमें हम देख रहे हैं कि जन्मेजय ने हमको कब मेल किया है क्लास के लिए। बैरियर है कि नहीं है? यस मैम। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बीच में हम रेलेवेंट चीज खोजने का कोशिश करना है। आपने फेसबुक पे इतना फोटो डाला है तो जो 1-2 रेलेवेंट वन जिसको हमें देखना चाहिए हम नहीं देख पा रहे हैं। ईमेल में इतने मेल आ रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके साइट्स पे कि जो रेलेवेंट वन है यू आर जस्ट ट्राइंग टू। अब बहुत बार क्या होता है कि और ये मेरे साथ बहुत कॉमन है कि बहुत बार इंपॉर्टेंट मेल मिस हो जाती है। हमारे एचओडी कहेंगे कल मीटिंग का मेल किया था, हम कहेंगे सर वो तो हमें मिला ही नहीं, हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि इतने सारे extraneous information है, that extraneous information making it difficult to find the relevant information. तो ये आज के टाइम में पॉपअप एड्स और बहुत सारी सूचनाओं के मध्य में इंफॉर्मेशन को वो करना, that is very difficult, और ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को खराब। मैम ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ये किस तरह के नॉइस में आएगा, मतलब इसमें फिजिकल नॉइस में आएगा? बिल्कुल आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन का बैरियर है इन जो कि बीच बीच में कनेक्टिविटी खराब हो जा रही यस है। मैम, यस मैम। इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल नॉइज। और सबसे बड़ा ये है कि जो हम पर्सनली अपनी बात करें, हमको जो एड्स आते हैं बीच बीच में, वो इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने एक पैराग्राफ पीडीएफ में क्या पढ़ा था वो भी भूल जाता है। तो ये जो है आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नॉइज। अगर मान लीजिए हम एक साउंड में बोल रहे हैं, किसी के कान में प्रॉब्लम है, जो ऊंचा सुनता है, तो कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शन होगा, आंखों से नहीं दिख रहा है, जो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज है, ठीक है। बहुत बार लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को समझने में, जैसे नहीं कुछ लोग लर्निंग डिसेबिलिटी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा है, बहुत सारी आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज है, वो भी कम्युनिकेशन में नॉइज क्रिएट करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल नॉइज इज क्रिएटेड बाय बैरियर। इस सेंडर के पार्ट से भी हो सकती है, रिसीवर के पार्ट से भी हो सकती है, सच एज विजुअल इम्पेयरमेंट। अभी हम एक आपको इवेंट बताना चाहेंगे कि हम लोग ने IIT BHU में बहुत सारा ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स, जैसे आपके यहाँ पढ़ा रहा है, कम में 12-14 साल आया इस बार में पढ़ा। तो एक बच्चा ऐसा था जिसके लिए क्वेश्चन पेपर, जस्ट यू इमेजिन, उसकी आंखों में इतनी प्रॉब्लम थी कि 24 हम लोग टाइम्स न्यू रोमन में या तो 12 या 14 ये यूज करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन पेपर हमने 24 के फॉन्ट में बनाया। बोला मैम हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो 24 के फॉन्ट में हम लोग उसको क्वेश्चन पेपर नहीं देते तो सारा तो वो तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, ना बोल पाता, ना समझ पाता, ना कुछ कर पाता। तो जितने हैंडआउट्स दिए, जो भी दिया, तो खैर वो जो हमारी वर्क की फाइल थी, वो बोला मैम मैं इसको 24 में कर लूँगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने 24 के साइज में बना के दिया। तो कहने का मतलब व्हाट दिस एग्जांपल इंडिकेट्स इज दैट विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग प्रॉब्लम आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है, आप उसको अपनी मेमोरी में प्रोसेस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको क्लियरली, मतलब क्लैरिटी, आप जो मीनिंग जनरेशन है, आप किसी वजह से आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या एंड लास्ट इज द मेमोरी लॉस, आप भूल जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या, इज इट क्लियर? फिजिकल बताया, यस मैम, फिजिकल बताया, अब हम लोग साइकोलॉजिकल पे आ गए। अब जन्मेजय से हमने कहा कि आज क्लास लेंगे, वो इतना अपसेट थे किसी बात से कि उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नॉइज। मेंटल इंटरफेरेंस है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं और रिसीवर किसी और धुन में है, मूड चेंजेस है, डिप्रेस्ड है, नाराज है, एंग्री है, उसकी वजह से वो सुन नहीं पाया। सो या बहुत बार क्या होता है कि आप अपने विचारों में भटकते रहते हैं, बहुत बार आपकी अपनी प्रेजुडिस भी होती है, ये साइकोलॉजिकल नॉइज है। सो इट इज द मेंटल इंटरफेरेंस, ये सेंडर और रिसीवर दोनों के पार्ट से हो सकती है। सो साइकोलॉजिकल नॉइज इज द मेंटल इंटरफेरेंस इन स्पीकर और लिसनर एंड इंक्लूड्स प्री कंसीव्ड आइडियाज। अब जैसे प्री कंसीव्ड आइडियाज कि फला कास्ट का पर्सन बहुत खराब होता पूर्वाग्रह होता है कि नहीं? एक खास कम्युनिटी के लोग बहुत खराब होते हैं, कायस्थ बहुत डेंजरस होते हैं, फीमेल बॉस बहुत बेकार होती है, या पढ़ी लिखी लाइफ पार्टनर है तो बहुत उसका ईगो प्रॉब्लम होगा। तो जो भी हमारे दिमाग का जो फितूर जिसको कहते हैं, जो हमारे दिमाग में जो कुछ चीज़ें जो घुसी, और ये दिमाग में क्यों घुसी रहती है? इट इज़ जस्ट बिकॉज आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका घर का माहौल कैसा रहा है, आपका स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा रहा है, आप किन फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं। तो ये जो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। तो आपके जो पूर्वाग्रह है, जो पहले से आपके दिमाग में बैठा है, से फॉर एग्जांपल कि अगर एक जॉब प्लेस पे आपको बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो आप सोच लेते हैं कि ऐसा सब जगह हुआ। एक गर्लफ्रेंड छोड़ के घर बाहर चली गई, देन यू हैव जनरलाइज्ड कि सभी ऐसे हैं। तो जो आपका माइंड सेट है, ये चाहे ये नॉइस है
चाहे आप जनरल कम्युनिकेशन करें, घर में करें, बाहर करें, फ्रेंड से करें, गर्लफ्रेंड से करें, वर्क प्लेस से करें, ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी गुड। क्लोज माइंडेडनेस, दिल भी छोटा है, दिमाग भी छोटा है, आपकी सोच भी छोटी है। एंड एक्सट्रीम इमोशनलिज्म, ये जो इमोशनल फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। टू मच इमोशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। हमने अर्लियर क्लास में भी बताया कि हर इंसान के पास दो तरह का दिमाग होता है, एक लॉजिकल होता है, एक इमोशनल होता है। जिसको कहते हैं एक बार आप दिल से सोचते हैं कि दिमाग से सोचते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिल से भी कुछ दिमाग से सोचे, उसमें कुछ दिल को भी लगा लें, तो जो बीच का सेक्शन होगा दैट विल बी योर वाइज माइंड। सो वाइज माइंड जो है, इट इज़ द प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ लॉजिक एंड इमोशनल। आपको अपने संवेगों पे, अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत आप इमोशनल होते हैं, बहुत अराउज्ड होते हैं, तो आप चीज़ों को अपने उस नज़रिए से देखते हैं जो मतलब इमोशनैलिटी की कंडीशन में अगर हम साधारण बात भी कह रहे हैं तो आपको इतने खराब लग जाते हैं। एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि पापा ने डांट दिया एंड द गाय कमिटेड सुसाइड। होता है कि नहीं होता है? पिता की डांट खा करके दैट किशोर ने अपनी जान दे दी। तो क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम इमोशनैलिटी। इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। या एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम हुआ कि हमने अपने फादर से 2 महीने तक बात नहीं करी, तो जो इमोशनल अराउजल है ये भी कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत छोटी, जो बहुत रिजिड है, आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, वो केवल अपनी ही कहेंगे, आपकी सुनेंगे ही नहीं, या उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें सेट है कि उसके बियॉन्ड वो सोच नहीं पाते हैं। होता है कि नहीं होता है? यस मैम। यस मैम। तो वो कम्युनिकेशन को प्रभावित करे। हाँ बोलिए, एनी क्वेरी? नो मैम। और ये जब बैरियर्स पढ़ लेंगे तो हम लोग ये कोशिश करेंगे इन बैरियर्स को कम करना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल सभी लाइफ से, आपके जिनसे भी संबंध खराब होते हैं, चाहे अपनी वाइफ से, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स से, चाहे वर्क प्लेस पे अपने कलीग से, चाहे आपके बॉस से, ये इन सारे में साइकोलॉजिकल नॉइज बहुत होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। और इमोशनल बैरियर्स में देखिए ये बहुत सारे हैं। इसके कुछ और फैक्टर्स हैं। अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, आपको इतनी सूचनाएं दी जा रही हैं कि आप एक समय में इनअटेंटिव हो गया, आपका कंसंट्रेशन खत्म हो गया। और बहुत बार क्या होता है, अनड्यू रिलायंस ऑन द रिटर्न वर्ड। लिख के दिया है तो हो सकता है सेंडर ने, सपोज जैसे मान लीजिए हमने कुछ आपके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कोई रिपोर्ट दी या कोई फीडबैक दिया, तो बहुत बार जो लिखी हुई चीज़ों पे हम इतना ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं कि उसका ओरिजिनल इंटेंशन चला जाता है। स्ट्रेस बहुत है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक पर्सन को एक ही समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। परसेप्शन की प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ कि बहुत बार हम बहुत आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? ब्रेक हो रहा है मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हम देख लेते हैं। ठीक है, आ रहा और अमित का में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है मैम, आप नहीं, ऐसा तो मतलब इसमें तो नहीं दिखा रहा है कुछ ऐसा। अब ठीक है मैम। एनीवेज हम भी मेरी में बोलते हैं, बहुत बार होता है ना कि कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, फ्लुएंट नहीं रहते हैं, अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं, ठीक है, तो वो परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर प्रोड्यूस करती है। तीसरा कैटेगरी है नॉइज का,
सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज क्या होता है कि जब स्पीकर और लिसनर का डिफरेंट मीनिंग सिस्टम है, या हम जो शब्द, जो भाषा जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में अगले को जानकारी नहीं है। So it is the interference that occurs when the speaker and the listener have different meaning system. इसमें एग्जाम्पल है लैंग्वेज डायलेक्टिकल डिफरेंसेस। डायलेक्ट का क्या मतलब हुआ कि जो आपका बोलचाल की जो शैली है उसमें अंतर है। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी हो और ब्रिटिश एक्सेंट हो और इंडियन एक्सेंट हो, तो जो उच्चारण की जो शैली, जो लोकल बोलचाल की जो शैली है, वो भी कम्युनिकेशन में बाधा डालती है। जैसे कहीं आप किसी गांव में या किसी वैसे प्लेस पे गए जो वहाँ की लोकल बोलचाल है, अगर वो आपको नहीं पता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज इंक्लूड लैंग्वेज और डायलेक्टिकल डिफरेंसेस, द यूज ऑफ जार्गन और ओवरली कॉम्प्लेक्स टर्म्स। बहुत बार क्या होता है कि अगर हम सिंपल वर्ड का भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं। अगर मनी से काम चल जाए तो मनी के लिए हम रेम्यूनरेशन वर्ड यूज करें जो कि अनकॉमन है, या कभी कभी हम किसी साधारण चीज को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म उसके लिए यूज करते हैं जो समझ में नहीं आता है। जैसे डॉक्टर्स बहुत बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं, तो वो जो है सिमेंटिक नॉइज है। And ambiguous or overly abstract terms whose meaning can be easily misinterpreted. बहुत बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुत आसानी से एक के कई अर्थ हुए, जिसका मीनिंग मिस इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो सिमेंटिक नॉइज का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैसेज है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उससे हम मीनिंग नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज में के डिफरेंट मीनिंग सिस्टम है। अगर किसी को भोजपुरी नहीं आती है, से फॉर एग्जाम्पल, तो उस शैली को तो दूसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा, या बहुत कोई कॉम्प्लेक्स तरीके से हम अपनी बातें कह रहे हैं तो समझ में नहीं आएगी। तो सिमेंटिक नॉइज इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन। इसके कई सारे, जैसे एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। बहुत बार क्या होता है कि वर्ड साउंडिंग द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। एक ही शब्द के कई मतलब है, तो उस कंडीशन में सिमेंटिक डिफिकल्टी आएगी। बहुत बार क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। और ये जो सिमेंटिक जो बैरियर है वो डॉक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हु यूजेस मेडिकली विदाउट एक्सप्लेनेशन, वो ऐसा वर्ड यूज कर रहा है बिना एक्सप्लेनेशन के कि जो कि अगले को नहीं समझ पा रहा है। जैसे बहुत बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, डॉक्टर की भाषा उनको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, और इसी तरह से आप LIC कराने गए, समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें वो क्या क्या फैक्टर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, आपके सिर के ऊपर से बाउंसर हो जा रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। और इसमें सिमेंटिक नॉइज में ये फैक्टर्स भी हैं, सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग बताया, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, वो मैसेज इतना अनक्लियर है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर कुछ ट्रांसलेट किया गया है, ग्रामर खराब है, ट्रांसलेशन खराब है, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, और हो सकता है कि हमारी कुछ खास शैली हो जिसको हम यूज कर रहे हैं जो कि अगले को समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है या बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, जैसा हम लोग देखेंगे कि जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चरिंग में हमने बताया कि जिसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। सो जब हम लोग डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो अगर स्ट्रक्चर क्लियर है
कहाँ कौन किसको रिपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो वो भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा। और अदर एग्जांपल्स हैं लैक ऑफ सुपरविजन और ट्रेनिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स, क्या करना है कैसे करना है ये पता नहीं है, आपको जॉब के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। एंड लास्ट इज एटीट्यूडनल बैरियर्स। ये एटीट्यूडनल बैरियर्स है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि दे कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिनके साथ काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हैं, उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है या उनका आपके प्रति जो एटीट्यूड है, ये भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इसमें एग्जांपल्स है जैसे पुअर मैनेजमेंट हुआ, लैक ऑफ कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के लिए कोई भी रूल, कोई भी चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं जो कि बिना उनसे पूछे की जाती है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व दो लोगों का अलग अलग होता है, तो उनमें जो क्लैशेस होते हैं, तो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स विच कैन रिजल्ट इन पीपल डिलेइंग और रिफ्यूजिंग टू कम्युनिकेट एंड द पर्सनल एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। अगर आपने, बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में डिले होता है। से फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपका एक बॉस है, उसको इतनी ईगो प्रॉब्लम है कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। अगर आपने कोई उससे छुट्टी मांगी तो आपका एप्लीकेशन लेके 4 दिन से बैठा हुआ है, आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। या सपोज आपको आपके कोई कलीग से प्रॉब्लम है, तो कलीग का एटीट्यूड जो है आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो एटीट्यूडिनल बैरियर्स है स्टाफ के साथ, वो भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। इन बैरियर्स को हम एक फिल्टर कह सकते हैं कि जो मैसेज सेंडर दे रहा है कि इन नॉइज से गुजरते हुए उसका स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। और इन फिल्टर्स को हम एक्टिव लिसनिंग, सुनने की प्रक्रिया एंड फीडबैक, जो फीडबैक का प्रोसेस है, उससे हम लोग वो कर सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से हम लोग इन बैरियर्स को कम कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स हैं जनरल, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कम्युनिकेशन के बैरियर्स को दूर करने में। पहला कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, जो भाषा यूज सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, जिसको कि रिसीवर अच्छे से समझ सके। आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से, कि जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी ईमेल आ रहा है, उसमें एकदम क्लैरिटी नहीं है। मीटिंग है टुमारो, अ मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग कहाँ होगी, किस वेन्यू पे होगी, कितने बजे होगी, ये नहीं लिखा है। तो मैसेज अगर कंप्लीट नहीं है तो वो बैरियर करेगा। और मैसेज को कंप्लीट करके कि जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसमें पूरी क्लैरिटी और फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्रीविटी, सब ऑल कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, अननेसेसरी रिपीटिशन एंड ओवर इलाबोरेशन शुड बी अवॉइडेड। टू द पॉइंट मैसेज होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसमें फ्लो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए और ओवर इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। टाइमलीनेस, द मैसेज शुड रीच द रिसीवर एट द राइट टाइम टू अवॉइड ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब कि एक जैसे कहते हैं कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, अगर सही समय पर सही मैसेज ऑब्सोलीट अगर पहुंचता है तो उस पर इमीडिएट एक्शन होगा, जिसको कहेंगे वो एक पुरानी चीज़ नहीं होगी। कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटर मस्ट अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस लेवल एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर।
ये खास तौर से ओरल और रिटर्न दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिसको मैसेज कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और सेंडर को रिसीवर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि रिसीवर को एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और किस रूप में चाहिए। तो ओवर इलाबोरेशन नहीं होना चाहिए, आपको रिसीवर के बैकग्राउंड की भी जानकारी होनी चाहिए। एक एग्जांपल आपकी ही क्लास का लेते हैं। अब जैसे ये साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का कोर्स है, हमको पता है कि रूरल मैनेजमेंट की क्लास में सोशियोलॉजी के बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी भी ये नहीं पढ़ा है, कॉमर्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, जिनको कि इन साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी है उनकी जानकारी नहीं है। अगर हमें ये पता है तो हम जो भी मैसेज सेंड करेंगे टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द रिसीवर, कि हम किनको कन्वे करें, अगर हमारी उनकी इंटेलेक्चुअल उनकी एक बेसलाइन लेवल की हमें जानकारी होगी तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इंटीग्रिटी, द मैसेजेस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The actions and behavior of the sender must also support his communication. तो जो मैसेज है जो सेंडर दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके रूल है, जो भी पॉलिसी है, उसी के तहत होना चाहिए। तो और सेंडर का एक्शन और बिहेवियर उसके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फॉलोअप होना चाहिए कि सेंडर ने जो भी रिसीवर को मैसेज दिया, रिसीवर ने उसको सही समझा कि नहीं समझा। और अटेंशन, द कम्युनिकेटर शुड ट्राई सिक्योर अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का अटेंशन भंग ना हो, वो अटेंटिव रहे, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। मेक रिटन मैसेज विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आप देखते होंगे कि जो आपकी क्लास में जो हम हैंड आउट बताते हैं उसमें टर्म की डेफिनेशन से लेके पूरी चीजें रहती है, और जो डिफरेंट कलर्स जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कि जब आपको किसी भी स्लाइड में आपको कुछ कलर दिख रहा है या कुछ पॉइंट्स डिफरेंट कलर के, तो वो एक विजुअली अपीलिंग है और उसको समझने में आसानी हो जाती है। मेक मोर यूज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन दैट शुड बी फॉलोड बाय रिटन कंपाइलेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, जो भी मिस कम्युनिकेशन है तुरंत क्लियर हो जाता है, कोई सिमेंटिक डिफिकल्टी है उसी समय में क्लियर हो जाती है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन दैट शुड बी फॉलोड बाय रिटन वन। डिलीवर योर मैसेज व्हेन योर रिसीवर हैज द टाइम टू रीड देम। आप अपना मैसेज उस समय रिसीवर को दें जब उसके पास टाइम हो। बहुत बार क्या होता है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल कि हम एक एम्प्लॉई हैं, हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं और हमारा जो बॉस है वो मीटिंग में डिफरेंट प्रोग्राम्स में बिजी है, अगर उस समय में आप उसको सेंड करने का कोशिश करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका मैसेज वो अटेंड नहीं करेगा एंड द रिजल्ट इज मिसकम्युनिकेशन। तो जो भी मैसेज रिसीवर को जाए उसके पास प्रॉपर टाइम, एक सही समय पे जाए और उसके पास टाइम होना चाहिए कि वो उसको आपके मैसेज को अटेंड करें। अवॉइड अनएथिकल कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन में अनएथिकल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अनएथिकल मीन्स मेक श्योर कि योर मैसेज इंक्लूड्स ऑल द फैक्चुअल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट ऑट टू बी हियर। Your message should be completely truthful, not deceptive in any way, and does not mislead the audience. बहुत बार क्या होता है कि हमारा मैसेज में कुछ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बहुत बार वो completely truthful नहीं होता है और and does not mislead the audience. ऑडियंस को गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका आप पूरा ऑथेंटिकली उसको वेरीफाई कर ले, खास तौर से रिटर्न कम्युनिकेशन में, कि योर मैसेज शुड बी कम्प्लीटली ट्रूथफुल, अनइथिकल नहीं होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एक एग्जांपल हम देते हैं
कि कभी भी सपोज हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनको उनका काम शेड्यूल दिया जाता है, यू आर सपोज टू वर्क फ्रॉम 9 to 5 ये काम। उसके जब वो ज्वाइन कर लेता तो उसके साथ और सारी चीज़ें भी उसके वर्क प्रोफाइल में इंक्लूड हो जाती है। तो ये अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मैसेज है एज इट इज़ ट्रुथफुल होना चाहिए, कोई उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन ऑडियंस को भ्रामक नहीं होना चाहिए। मेक यूज ऑफ ग्रेप वाइन। ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्प्लॉय द इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ग्रेप वाइन। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहते हैं, और ये जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? और ये जो है एक तरह से और इनफॉर्मल मेथड्स में भी, अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर हम एज एन हेड आपको ऑफिस में अटेंड करना है देन इट इज़ फॉर्मल। अब बहुत बार क्या होता है कि हम किसी अनऑफिशियल प्लेस पे चलते फिरते ही अगर हम अपने एम्प्लॉयज से कुछ कांटेक्ट करना है, कुछ उनसे बात, कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी यूज होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज रिड्यूस स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। जो स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स, अब हमें भाई मिलना है वाइस चांसलर से, तो कहा जाता पहले आप अपने हेड को बताइए, फिर डीन को बताइए, फिर डीन सीनियर को बताएगा, फिर वहाँ से वीसी तक पहुँचेगी। तो ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो an attempt should be made to reduce hierarchical levels, increase coordination between departments and encourage two-way communication. और स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं कि हम अननेसेसरी हायरार्की को ना रखें, वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस यूनिट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। अगर से फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल भी जाना चाहिए, सपोज मुझे हेड को बोलना चाहिए, हेड डीन को बोलेगा, डीन वीसी को बोलेगा, राइट। लेकिन अगर हमारा हेड हमारा मैसेज लेकर रख लिया, हमारी प्रॉब्लम को लेकर रख लिया, वो आगे तक नहीं पहुंचा रहा देन, तो इसके लिए ये टिप है कि जो भी कोऑर्डिनेशन है अमंग पीपल, अमंग डिपार्टमेंट्स, वो बढ़ाए जाने चाहिए, और टू वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करना चाहिए। वन वे ही नहीं है कि एक ही कह रहा है अगला कंप्लाई कर रहा है। एनहांस इन द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ओपन कम्युनिकेशन का एनवायरनमेट होना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस के टाइम में उनको हेल्प करिए, उनको सजेशन करिए, उनको कोऑपरेट करिए, और ये एक कल्चर होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनेस्टली शेयर करें, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व किया जाए। एक पॉजिटिव वर्किंग कल्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। Choice of media. Choose richest media for non-routine complex message. Use leaner media to communicate simple routine message. जब हम लोग चैनल्स और मीडिया में जाए, कुछ richest चैनल है और कुछ जो है बहुत लीनर चैनल्स हैं। जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो इट इज द रिचेस्ट चैनल है, तो मीडिया का चॉइस भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आपको लंबा अगर कोई मैसेज है तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, इमीडिएट कुछ कहना है तो वर्बल फॉर्म में होना चाहिए। तो चॉइस ऑफ मीडिया भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंड्यूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट। अब जैसे ओरल प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें तो उसकी सेटिंग ऐसी होना चाहिए जिसमें ऑडियंस आपको सुन सके, देख सके बिना स्ट्रेन के। बहुत बार हमारे संबोधि सभागार में क्या होता है, कम स्पेस में ज्यादा लोग बैठते हैं, पीछे वाले को स्क्रीन है, प्रोजेक्शन है, दिख नहीं रहा है। तो इन द केस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप लोगों को एड्रेस करना चाहना है तो आपका जो फिजिकल सेटिंग है वो भी बड़ी होनी चाहिए, माइक्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे सेमिनार्स में कि स्क्रीन का कई जगह डिस्प्ले होता है। शादी वगैरह में जाते तो क्या होता है, कई जगह से दिखता है कि नहीं दिखता है? यस मैम। जो भी इवेंट हो रहा है वो आपको इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है। इन द सेम वे जो एकेडमिक प्रेजेंटेशन होते हैं, मेन स्क्रीन का डिस्प्ले कई डायरेक्शन में होता है इसलिए
कि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा तो यू कैन व्यू योर साइड स्क्रीन। तो कंड्यूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट भी ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड लास्ट डायमेंशन इसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस का है, इट इज द फीडबैक। इट इज द फाइनल लिंक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक क्या है? इट इज द चेक ऑन हाउ सक्सेसफुल वी हैव बीन इन ट्रांसफरिंग आवर मैसेजेस एज ओरिजिनली इंटेंडेड। फीडबैक वो चेक है कि जो सेंडर ने मैसेज जिस उद्देश्य से रिसीवर को दिया था वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, रिसीवर मीनिंग ड्रॉ कर पाया कि नहीं, रिसीवर मैसेज को समझ पाया कि नहीं, ये रिसीवर सेंडर को बताता है। It determines whether understanding by the receiver has been achieved. If a sender decides the message he encodes, if the message is put back into the system, then we have feedback. जिस तरह से सेंडर ने मैसेज दिया था उसको उसी रूप में उसको फीडबैक मिल जाता है कि हाँ मैसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर, देन इट इज द फीडबैक। अब फीडबैक भी कई तरीके से होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यस मैम अभी 11 AM से क्लास है अनुपम नेमा सर का भी। यस मैम। एक मिनट, एक बस हम 2 मिनट और लेंगे फीडबैक बता के इसको खत्म कर देते हैं, इंटरेक्शन मॉडल खत्म हो जाएगा। फेस टू फेस फीडबैक में क्या होता है? अब आप जैसा हमें फेस टू फेस भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, अगर यही हम आपको क्लास में बिठा के लेते तो हमें पता चलता कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, आई कांटेक्ट है कि नहीं, आप अपना सिर हिला रहे हैं कि नहीं, कि इधर उधर देख रहे हैं। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, नॉन वर्बली बाय नॉडिंग एग्रीमेंट, सर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, या आप नजरें इधर उधर कर रहे हैं। तो ऑल दीज इंडिकेट दैट कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में यस जो हमारी विंडो करके समथिंग है, सोलिस्टिक फीडबैक, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक